जय हिंद। आप लोगों को हम कंकाल के बारे में टोटल बता दिए थे, 206 हड्डियां कहाँ होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, सारा नाम बता दिए थे। आज हम आपको हड्डियों के जॉइंट्स के बारे में बताते हैं। हड्डियों के जॉइंट्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं संधि। जहाँ दो हड्डियां आकर जुड़ती हैं उन्हें संधि कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, इन्हें हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए, जो सबसे पहले टाइप की जो ज्वाइंट होता है उसे हम कहते हैं इमूवेबल। वो मूव नहीं कर सकता है, उसे हिंदी में हम लोग एक और उसका नाम होता है फाइब्रस ज्वाइंट। वैसी हड्डी जो जुड़ी तो है लेकिन कभी भी हिल डुल नहीं सकती है, इसे हिंदी में कहते हैं अचल संधि, यानी चल नहीं सकती है। रेशेदार संधि भी उसे कहा जाता है। ये हिल ही डुल नहीं सकती है। जैसे दांत भले हड्डी नहीं है लेकिन वो जबड़ा से पकड़ा हुआ है, कभी दांत हिलेगा नहीं है। हिलने लगा ना तो समझिए कि अब 10-15 दिन में टूट जाएगा। अब जैसे खोपड़ी की हड्डी जुड़ी हुई है लेकिन वो कभी भी हिल डुल नहीं सकती। ऐसे खोपड़िया हिलता है, क्या हिलता है तो समझिए कोने एक बांस दे दिया है खोपड़िए पे। तो खोपड़ी की संधि को हम लोग सूचर भी कहते हैं। एग्जाम में एक बार आया था कि सूचर कहाँ पाया जाता है, तो खोपड़ी में। रेशेदार संधि खोपड़ी में। तो हम लोग का ये इमूवेबल को हम क्या कहेंगे, फाइब्रस अचल संधि या फिर रेशेदार संधि, दांत और खोपड़ी में पाई जाती है। आप यहाँ खोपड़ी के ऊपर ये देख रहे होंगे, ये स्कल वाला हिस्सा। स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं हम आपको बता चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में। ये देखिए, ये सारी जो हड्डी हैं एक साथ तो है नहीं। ये क्रेनियम जो बॉक्स है, ये इसमें तो 8 हड्डियां होती हैं। कहाँ हिल डुल सकती हैं? ये एक तरह का बॉक्स बनाती हैं जो सेफ्टी देते हैं अंदर के ब्रेन को। तो ये कौन सी संधि हो गई भाई? ये इमूवेबल हो गई, यानी अचल संधि हो गई, फाइब्रस या फिर सूचर संधि। दूसरी जो कैटेगरी आती है हड्डियों के जॉइंट्स की, वो आती है स्लाइटली मूवेबल। आपको पता है स्लाइटली मतलब हल्का सा मूव करेगा। स्लाइटली मूवेबल का एक दूसरा नाम है जिसे कहते हैं कार्टिलेजिनियस। इसमें कार्टिलेज की मात्रा ज्यादा रहती है। ये अपूर्ण संधि है, मतलब देखिए ना पूरी तरह से ये चल फिर सकती है और ना ही इसकी तरह एकदम एक जगह रह सकती है। ये हल्का सा मूवमेंट देती है, बहुत हल्का सा, इसलिए इसे कहते हैं अपूर्ण संधि। अब ये कहां पाया जाएगा? रिब्स में और बैकबोन में। देखिए, छाती की जो हड्डी होती है, जब हम सांस लेते हैं तो थोड़ा सा फैल जाता है। आप देखते होंगे कि कभी भर्ती वगैरह में जाते हैं लोग, पुलिस वगैरह में, तो सीना फुलाओ तो हल्का सा फूल जाता है। 5 सेंटीमीटर 80 से 85 मांगता है। तो वो रिब्स है, थोड़ा बहुत मूव करने का काम करती है। और बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, आप ऐसे झुकेंगे तो हल्का सा रीढ़ की हड्डी इधर घूम जाएगा, इधर घूम जाएगा। तो ये जो है हल्का घूमने का काम करता है, इसलिए इसे कहते हैं स्लाइटली मूवेबल। ये रिब्स और बैकबोन में पाया जाता है। इन हड्डियों में क्या खासियत है कि इनके लेयर दर लेयर कार्टिलेज यानी उपास्थि की संख्या पाई जाती है, जिस वजह से इसे कार्टिलेजिनियस कहते हैं। इसमें एक और खासियत, अगर ये हड्डी टूट गई ना तो फिर आपको प्लास्टर की कुछ खास आवश्यकता नहीं पड़ती है। रिब्स वगैरह में नहीं देखते हो किसी की छाती में प्लास्टर हुआ है, वो अपने से तो मेंटेन कर लेता है। लेकिन रीढ़ की हड्डी टूट गई तो मेंटेन ही नहीं हो पाता है। रीजन क्या है? उसमें 26 हड्डियां इतनी छोटे छोटे इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि वो जल्दी जुटती नहीं है। यहाँ आप देखिए रिब्स के ये जो येलो वाला एरिया, ये कार्टिलेज है। हम ये रिब्स जब पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे ये कार्टिलेज की होती हैं। ये बहुत हल्का सा मूव करती हैं। रीढ़ की हड्डी भी देखेंगे, ये हल्का सा ऐसे घूमी रहती है इस टाइप का, और इसके परत दर परत कार्टिलेज है। एक हड्डी है, फिर कार्टिलेज, हड्डी है, कार्टिलेज। कार्टिलेज तो हम बोन चैप्टर स्केलेटन में पढ़ाए हैं। तो ये वाला जो हो गया, ये स्लाइटली मूव करते हैं सब ये दोनों हड्डियां। इमूवेबल देख लिए फाइब्रस, और स्लाइटली मूवेबल कार्टिलेजिनियस भी देख लिए। अब मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल से नाम से बहुत ज्यादा मूव कर सकते हैं। जैसे मेरे हाथ को देखिए ना, इतना मूव कर सकते हैं हम। सीना ऐसे मूव करा सकते हैं। गर्दन देखिए, यहाँ से यहाँ घूट गया, पैर हो गया, उंगली हो गया, अंगूठे हो गए। तो ये हड्डियां काफी अच्छे से घूम लेती हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं पूर्ण संधि। इनमें एक लिक्विड पाया जाता है जिसे हम कहते हैं साइनोवियल। इसलिए फ्रीली मूवेबल वाली हड्डियों को हम साइनोवियल ज्वाइंट भी कहते हैं। देखिए, इन जितनी भी ज्वाइंट है इनका एक इंग्लिश नाम है और साथ ही साथ एक टेक्निकल नाम है। जैसे मूवेबल, टेक्निकल नाम हो गया आपका फाइब्रस। यहाँ पर आपका स्लाइटली मूवेबल, टेक्निकल नाम हो गया कार्टिलेजिनियस। यहाँ फ्रीली मूवेबल और टेक्निकल नाम हो गया साइनोवियल। हिंदी क्या है? ये चलबे नहीं करेगा, अपूर्ण संधि, तनी मनी चलेगा। अपूर्ण पूरा हुमच के चलेगा, इसलिए पूर्ण संधि कहेंगे। इसकी जो कैटेगरी होती है वो 5 बेसिकली होती है, 5 कैटेगरी, लेकिन हम आपको 6 पढ़ाएंगे। देखिए, जनरली 5 कैटेगरी होता है। अब एक हो गया बॉल एंड सॉकेट। पहला कौन हो गया? बॉल एंड सॉकेट। सॉकेट मतलब एक गड्ढा, अब बॉल मतलब उसमें आके फिट हो गया, अब वो घूम सकता है इधर उधर, तो उसके कहते हैं बॉल एंड सॉकेट।
ये बेसिकली जहाँ बड़ी हड्डियाँ जुड़ती हैं वहाँ होता है। जैसे हाथ का ये ह्यूमरस ऊपर वाला कंधे से आके जुड़ा है, तो ये क्या है, आप यहाँ ध्यान से देखिए, जो हाथ की हड्डी है यहाँ बॉल टाइप की है और कंधे में एक सॉकेट टाइप का खाली जगह है, ये उसमें जाकर फिट हो गया, जिस वजह से ये दाहिने बाएं भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है, गोल भी राउंड कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डायरेक्शन में ये घूम सकता है। तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट कौन दे देता है, बॉल एंड सॉकेट। कमर की जो हड्डी आती है, यानी फीमर जो आके पेल्विक से जुड़ा रहता है, ये सब हड्डी तो हम कंकाल में पढ़ाए थे, यानी ये देखिए फीमर से आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक बॉल टाइप का गोल दिखेगा और एक खाली जगह दिखेगा, तो खाली जगह को क्या कहते हैं, सॉकेट। आपके बिजली वाले में भी सॉकेट होता है ना, जिसमें लगा देते हैं प्लग को, तो वैसे ये होता है। पैर की भी हड्डी को देखिएगा, आगे पीछे हो सकता है, दाहिने बाएं हो सकता है, पैर को आप गोल गोल भी ऐसे हल्का नचा सकते हैं। वहाँ पे पीटी वगैरह योगा के समय देखते हैं ना, पूरा कमर वगैरह हिला दिया जाता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग भाई, ये जो है बॉल एंड सॉकेट है। हिंदी में इसे कभी कभी पूछता है कंदुक खलिका। ये कहाँ बेसिकली दिखेगा, कमर में। कमर में भी स्पेशली कौन हड्डी में, ये नीचे से जो आ रही है फीमर और ये पेल्विक, और कंधा में ये वाला ह्यूमरस हो गया, कंधा से आके जुड़ जाता है। इसी फ्रीली मूवेबल का जो दूसरा कैटेगरी है वो सैडल है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बॉल एंड सॉकेट का जो लास्ट अक्षर है वो एस से है, तो एस से ही याद रखिएगा सैडल। ये सैडल जो है ना वो कुछ और नहीं है बल्कि बॉल एंड सॉकेट का ही एक छोटा रूप है। ये बॉल एंड सॉकेट बड़ी हड्डियों में पाया जाता है, इसी का छोटा रूप है सैडल, जो बहुत मतलब साइज में छोटा होता है, जैसे अंगूठे की हड्डी। आप बाकी उंगलियों की तुलना में अंगूठा को ज्यादा घुमा सकते हैं, इधर भी आ सकता है हल्का सा, इधर भी चला जाता है, इधर भी चला जाता है, तो ये एक तरह से बॉल एंड सॉकेट का ही है, लेकिन थोड़ा सा उसका छोटा रूप है अंगूठे की हड्डी। आप इसको कहीं भी ले जाए, बाकी उंगलियों की तुलना में आप अंगूठा को ज्यादा फ्री कर सकते हैं, इसीलिए तो अंगूठा को उंगली में नहीं रखते, वरना 4 फिंगर 1 थंब कैसे हो जाएगा। थोड़ी अलग कैटेगरी, इसलिए नाम रख दिया गया इसका अलग। सैडल में क्या आएगा, अंगूठा, लेकिन कह देगा ये किसका एक छोटा सा रूप है, तो वो किसका है, बॉल एंड सॉकेट का छोटा रूप है सैडल। याद कैसे रखेंगे, बॉल एंड सॉकेट का सेकंड अक्षर एस सॉकेट से है, तो उसी से मैच करा दीजिएगा सैडल। अब जो तीसरी कैटेगरी देखते हैं वो हिंज बोन की देखते हैं। हिंज बोन को हम हिंज जो ज्वाइंट होता है, हिंज को हम लोग हिंदी में कहते हैं कब्जा संधि। कब्जा, दरवाजा का कब्जा जो होता है एक की ओर खुलता है, लिखा रहता है ना पूस ढकेलिए, पुल खींचिए, पता चला खींचने के लिए कर रहा है, ढकेल दिए वो कब्जे उखड़ जाएगा। तो वैसी हड्डी जो एक की ओर खुलती है दूसरे ओर खुले तो उखड़ जाएगा, उसे क्या कहते हैं लोग, हिंज यानी कब्जा। जैसे देखिए ये केहुनी है, केहुनी जैसे यहाँ ना हम इधर बुलाएंगे तो ये आराम से आ जाएगा, केहुनी इधर भी चल जाएगा। अब यहीं पे कब्जा लॉक, अब कहेंगे तनी नीचे चल तो ले भाई सब, अब ज्यादा करेंगे ना तो टूट जाएगा, यहाँ से एक ही और जाएगा कब्जा संधि। घुटना, घुटना को शुद्ध भाषा में क्या कहा जाता है, ठेवना बोला जाता है। तो ठेवना भी देखिएगा पीछे आएगा, आगे थोड़े आएगा, ठीक हुआ आगे नहीं आता, वरना चलते वक्त आगे आ जाता, आदमी उलट जाता ऐसे ही करके। इसमें आप देखेंगे तो केहुनी वगैरह में हो गया, यहाँ पे तू सब लड़कियां को देख रहा है, दूसरा फोटो लगाते हैं, यहाँ देखिए ध्यान भटका देता है, लड़का से बहुत बदमाश होता है। इसको देखिए, ये जो इसका ये वाला ठेवना वाला है, यहाँ पर केहुनी एल्बो वाला हिस्सा है, ये जो है ये एक ही डायरेक्शन में घूम सकता है। अब घुटना भी एक डायरेक्शन में घूम सकता है, ये अपने पैर को पीछे मोड़ सकता है आगे की ओर, तो यहाँ से घुटना को ऐसे थोड़ी ना ले आ सकता है इसके आगे की डायरेक्शन में। तो जब एक ही डायरेक्शन में मूव होता है तो उसे हम लोग कहते हैं हिंज बोन, हिंदी में कहते हैं कब्जा संधि। कब्जा संधि को हम लोग क्या कहते हैं, ये कहाँ मिलेगा, आपका केहुनी में और ठेवना में। अगला समझिए पाइवोट संधि। पाइवोट को हिंदी में कहते हैं हम लोग खूंटी। जिस तरह से आप किसी दीवार में किसी खूंटी को ठोक दीजिए, कांटी समझते हैं ना, खूंटी ठोक दीजिए, और ठोकने के बाद उसको तन सा हिलस दीजिए, हिलसने का मतलब समझते हैं, तन सा हुंचा दीजिए। अब जैसे हुंचा देंगे तो कांटी ना निकलेगा और ना पूरी तरह पकड़ा रहेगा, वो हर डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा घूम जाएगा, थोड़ा ऊपर नीचे दाहिने बाएं, हल्का सा खींचेंगे तो इधरों आ जाएगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं आएगा। तो वैसी हड्डी जो ऐसा जगह का ज्वाइंट जो हर डायरेक्शन में बहुत हल्का सा घूम जाता है, खूंटी की तरह ठोक दिया गया ऐसे रख के। अब जैसे भैंस का खूंटा ठोक दीजिए, ऐसे खूंटवा ठोक दीजिए और हिलसा दीजिए खूंटवा जाके, तो भैंसिया तो कभी उधर ले जाएगी, कभी इधर ले जाएगी, कभी इधर कभी इधर, खींचेंगे तो हल्का सा बाहर आएगा, लेकिन पूरा उखड़ेगा नहीं, उखड़ गया तो गए काम से। पाइवोट संधि गर्दन में पाई जाती है। देखिए गर्दन में हल्का उठाएंगे तो हल्का सा उठियो जाएगा, तनी सा इधर 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 आगे पीछे दाहिने बाएं ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऐसे नहीं गर्दन उठाओ गर्दन झुकाओ ऐसे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पाइवोट संधि। लेकिन यही पाइवोट में दो हो जाता है, एक इलिप्सॉइड भी आ जाता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, जो ये स्कल है खोपड़ी, तो ये गर्दन की हड्डी हम आपको पढ़ा चुके हैं, गर्दन की हड्डी को 7 होती है, इसे हम सर्वाइकल कहते हैं, शॉर्टकट में सी बोला जाता है, सर्वाइकल का पहला अक्षर सी।
इसमें सबसे ऊपरी हड्डी का नाम होता है एटलस, ये हम स्केलेटन में पढ़ाए हैं। तो एटलस हो गया। तो एटलस वाली हड्डी ही ना जाके जुड़ी रहती है खोपड़िया से, स्केल से। तो देखिए यहाँ पे ये आदमी है, तो जब कभी भी स्कल और एटलस, एटलस को हम लोग क्या कहते हैं, C1 कहते हैं, तो स्कल और एटलस जहां जुड़ा रहता है, यानी एकदम ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं इलिप्सॉइड। ये क्या करता है, ये गर्दन को आगे और पीछे ले जाता है। ये वाला जो मूवमेंट हो रहा है, ये किसके वजह से हो रहा है, स्कल और एटलस के वजह से हो रहा है। तो उसमें क्या कहते हैं, इलिप्सॉइड कहते हैं। ये ऊपर नीचे जो हो रहा है। अब एक तो होता है ना, खाना खाए हो, हाँ, तो ये क्या हो गया, इलिप्सॉइड की वजह से। खाना खाए हो, नहीं, ये दाहिने बाएं भी है। तो ये जो दाहिने बाएं हो रहा है ना, ये भी एक मूवमेंट हो रहा है। ये क्या, ये मूवमेंट क्या है, तो ये मूवमेंट है जो पहल की हड्डी है गर्दन की, उसमें, और गर्दन की दूसर की हड्डी है उसमें। यानी पहल की हड्डी का नाम हो गया एटलस और दूसरा का नाम होता है एक्सिस। तो एटलस जो है वो C1 पहली हड्डी और एक्सिस जो है वो C2 दूसरी हड्डी, C मतलब सर्वाइकल गर्दन। तो इसमें जो होता है, ये हड्डी हमारी गर्दन को लेफ्ट और राइट घुमाने में मदद करती है। तो इसको हम लोग कहते हैं पाइवोट संधि, खूंटी संधि। यानी जो ऊपर वाला है उसे हम लोग क्या कहेंगे, इलिप्सॉइड, और जो जस्ट उसके नीचे वाला उसे क्या कहते हैं, पाइवोट। पाइवोट क्या करता है, दाहिने बाएं, और इलिप्सॉइड क्या करता है, ऊपर नीचे का काम करता है, खूंटी संधि। ये बहुत ही रेयर कभी पूछता है, हालांकि यही होता है। इसीलिए हम बोले थे ना कि पाइवोट को 2 टाइप में हो जाता है। तो पाइवोट समझ में आ गया आप लोग को। आप बताइए, फ्रीली मूवेबल का तो लगभग सब देख लिए। एक बच गया ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग क्या होता है, एक हड्डी दूसरी हड्डी पर केवल रखी रहती है, वो केवल एक दूसरे पर थोड़ा सा फिसलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग। जैसे आप देखिए कलाई की हड्डी, ये एक दूसरे पे फिसल रही है। हथेली की हड्डी देखिएगा, हर हड्डी एक दूसरे पे रखी हुई है, फिसलती है हथेली। बचपन में हम लोग क्या करते थे, लोग किसी की हथेली को ऐसे पकड़ लेते थे आगे से, ताकि उसको फिसलने का मौका ना दे, और ऊपर से दबा देते थे। अब उसका बाप बाप चिल्लाता था, क्योंकि ये ग्लाइडिंग हड्डी है, इसको फिसलना जरूरी है एक दूसरे के ऊपर। आप ऐसे भी हथेली वाली दे भाई ना यहाँ पर, तो क्या करते थे लोग, उसको यहाँ से पकड़ के इधर से अंगूठा से दबा देते थे कि फिसले नहीं, और ऊपर से दबाते थे, वो चिल्लाने लगता था। ये एक दूसरे पे फिसलती है, तभी तो हम अपने औजुरी समझते हैं इसको, जो कटोरवा टाइप का हो गया। बचपन में आदमी पानी पीता था, स्कूल में जाके मुंह लगा के पी दो तो सब गाली देने लगता था, अरे मुंह क्या लगा दिया नल में, औजुरी से पियो। तो जो औजुरी जोड़ रहे हैं, ये कौन सी है, ग्लाइडिंग है। आपकी हड्डी फिसल रही है, ऐसे छिटार देंगे तो तनिको पानी नहीं आएगा, तनी समेटिए इसको औजुरी। एक आदमी का औजुरी लगता है सूप है, एकदम बड़ा का औजुरा होता है, इतना बड़ा। तो ये क्या है, ये कैसे मुड़ रहा है, ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग जो घूमता है, इसी वजह से इसमें कुछ सामान हम लोग रख सकते हैं। जैसे देखिए ये अंगूठी पहनी है, लग रहा है कोनो महिला का हाथ है यहाँ पे इतना। तो ये देखिए, तो ये क्या हो गया भाई साहब, कलाई की हड्डी और ये जो हथेली वगैरह की जो हड्डी है, ये केवल एक दूसरे पे ऊपर फिसलती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट के नाम से जानते हैं। कलाई या हथेली की हड्डी यहाँ पर ये वाला हो गया। इस तरह से आप देखें कि हड्डियों का इंग्लिश नाम, उसका टेक्निकल नाम, इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड था फ्रीली मूवेबल। ये छोटी हड्डियों में होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको हड्डियों के बारे में बताते हैं, गठिया वगैरह कैसे हो जाता है। हड्डियों के बारे में कुछ और समझिए कि अगर कहेगा कि हड्डियों में कौन से टाइप का उत्तक यानी कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो तरल संवहनीय उत्तक या संवहनीय उत्तक पाया जाता है। पूरी संवहनीय उत्तक उसे कहते हैं जो शरीर को जोड़ के रखता है। जैसे ब्लड पूरे शरीर में घूम रहा है, हड्डी पूरे शरीर में है, तो संवहनीय उत्तक का बना होता है। हड्डियों के अंदर जहां ज्वाइंट होती है, उस ज्वाइंट पर एक लिक्विड पाया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं साइनोवियल द्रव या साइनोवियल लिक्विड। ये क्या करता है, किसी भी हड्डी को ईजिली मूव करने के लिए मदद करता है। जैसे दरवाजा में जो कब्जा होता है, तो आदमी थोड़ा सा ग्रीस पोत देता है, नहीं तो तेल ओल डाल देता है। दरवाजा वगैरह में देखते हैं ना, मशीन में तेल ओल डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है, वो फ्रीली मूव करता है। फ्रीली मूव करेगा तो दिक्कत नहीं है। और वही अगर द्रव सूख गया है ना, तो वहां भर जाएगा यूरिक एसिड। जहां यूरिक एसिड शरीर में बढ़ा, वो यूरिक एसिड इस साइनोवियल को घटा देगा। अब वो लिक्विड घट गया। अब आपके दरवाजा में ग्रीस घट गया, तो दरवाजा खोलेंगे तो चोए चोए बोलेगा। वैसे ही आपके शरीर में जैसे बुढ़ापा में यूरिक एसिड बढ़ेगा, साइनोवियल द्रव घट जाएगा, अब आपकी हड्डी चोए चोए बोलेगी। तो उसी को कहते हैं लोग गठिया हो गई लो बाबू को। तो देखिएगा, बूढ़ा बुजुर्ग आदमी को गठिया हो जाता है, घुटना में बैठिए नहीं पाता, बैठेगा तो चोए चोए करेगा, तो पकड़ के बैठेगा, अरे बाप हो, लाठी ले ले रहेगा। अब बैठ जाएगा तो उठेगा एकदम कहर के। वे बुढ़ापा बड़ी खतरनाक होता है। तो गठिया में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अब एक चीज ध्यान से समझिए, टेंडम और लिंगामेंट क्या हो जाते हैं सब।
टेंडम किसे कहा जाता है? जहां मांसपेशी, आखिर मांस जो है वो हड्डी से पकड़ा है कि नहीं, ऐसे अलगे थोड़े ना झूल रहा है, तो जहां मांस और हड्डी जुड़े रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं टेंडम। आप इसे शॉर्टकट में अगर लिखना चाहें तो इसे आप मैट लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, एम से मांस, ए से अस्थि यानी हड्डी, टी से टेंडम। मांस और हड्डी जहां मिलते हैं उसे टेंडम कहते हैं। अगर आप चिकन बनाते होंगे कुकर में और अगर 12 सीटी लगा दीजिए, जहां 12 सीटी लगा देंगे ना तो टेंडम जितना है वो गल के खत्म हो जाएगा। तो कुकर जब खोलेंगे ना तो हड्डी अलग मिलेगा, मांस अलग मिलेगा। हड्डी और मांस को कौन जोड़ के रखता है? टेंडम। किसी किसी में टेंडम बहुत ज्यादा होता है, तो कोई मुर्गी लाइएगा ना, बूढ़ मुर्गी, उसे सुरा के मीटवे नहीं गलता है, उसका गलबे नहीं करेगा, खींचना पड़ेगा इसे, उसको खींच के, काहे के लिए वो बूढ़ मुर्गी का टेंडम जो है तगड़ा था, यानी हड्डी से मांस बढ़िया से पकड़ा हुआ था। समझ में आ गया? बुढ़ापा में टेंडम वगैरह गल जाता है, देखने झूल जाता है आदमी का शरीर एकदम। अब लिंगामेंट क्या होता है? जहां हड्डी हड्डी से जुड़ी रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिंगामेंट। जैसे आप इस एग्जांपल में देखिए, ये हड्डी और ये हड्डी, यहाँ मांस की एक परत है तो ये तो हो गया भाई साहब टेंडम। लेकिन यहाँ देखेंगे अगर एक हड्डी ये है और ये हड्डी है तो इसके बीच के खाली जगह को हम साइनोवियल कैविटी यानी खाली जगह, गुहा कहते हैं। और एक हड्डी जब दूसरी हड्डी से आके जुड़ जाती है तो हड्डी हड्डी के जुड़ने से हम लोग कहते हैं लिंगामेंट कहते हैं। तो जहां हड्डियों का ज्वाइंट होता है उसे क्या कहेंगे? लिंगामेंट। यहाँ भी लिंगामेंट होगा, यहाँ भी लिंगामेंट होगा। आजकल डॉक्टर एक टेक्निकल भाषा का प्रयोग कर रहा है। जहां ज्वाइंट से हड्डी टूट रहा है ना तो पेशेंट को डरवाने के लिए कर रहा है, ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड विथ हिज, कहेगा इसको ना टूटा नहीं बोलेगा, नहीं कहेगा हाथ टूट गया, कहेगा लिंगामेंट टूट गया, लिंगामेंट। अब बेचारा मरीज अनपढ़, उसको क्या पता है लिंगामेंट को नहीं, उसको लगेगा है भी कुछ टूट गई लो हमरा, कि डॉक्टर साहब बचा लीजिए। हाँ कोई बात नहीं, 1 लाख जमा कर दो। डॉक्टर, वकील, अगर आप नहीं जानते हैं तो बढ़िया से खाली कर लेगा सर। तो ये क्या है कि अगर ज्वाइंट से टूटा है, कहीं से ठेवना वगैरह से टूट गया ज्वाइंट से, तो वहाँ का लिंगामेंट टूट गया तो डॉक्टर कहता है लिंगामेंट टूट गया। और बीचवा में से कहीं टूट गया तो कहता है कि फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर। अब तो कुछ दिन में ये भी कहेगा सर कि लिंगामेंट टूट गया यहाँ पे। तो लिंगामेंट जो होता है वो हड्डी और हड्डी के ज्वाइंट होता है। मांसपेशी में पढ़ाएंगे, एक मांस भी दूसरे मांस को पकड़ कर रखता है, मांसपेशियां भी पकड़ के रखती हैं, जिसे हम लोग सेलेक्सोर के नाम से जानते हैं। मांस और मांस के जोड़ को सेलेक्सोर, हड्डी और हड्डी के जोड़ को लिंगामेंट, हड्डी और मांस के जोड़ को या मांस और हड्डी के जोड़ को, बात तो बराबर है, उसे क्या कहते हैं? टेंडम कहते हैं। देखिए, एक एक्सरे की जांच के लिए भी होती है, जैसे हड्डियों की जांच के लिए जो होता है एक्सरे होता है वो 6 रोंटगन पे किया जाता है। एक्सरे की खोज रोंटगन ने किया था, इसके मापने की यूनिट जो इकाई है वो रोंटगन है। 20 रोंटगन से ऊपर का एक्सरे कर दिया जाएगा ना तो आपको बीमारी हो जाएगी। और जब परमाणु बम फटता है ना उसमें 200 रोंटगन का एक्सरे निकलता है, तो लोगों को लगता है परमाणु बम गिरने से आग उग लग जाता है, कुछ नहीं होता है। परमाणु बम एक तरह का प्रदूषण है, जहां फटेगा वहां के एरिया में एक प्रदूषण आएगा, और ऐसा प्रदूषण जो दिखाई नहीं देगा। जैसे डॉक्टर आपका एक्सरे करता है तो क्या रोशनी दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती, लेकिन हड्डी के अंदर का फोटो बना के चला जाता है। ये केवल 6 रोंटगन पर होता है। अब मारेगा परमाणु बम ना 200 रोंटगन पर बन जाएंगे मच्छरदानी, इस पार से उस पार दिखने लगेगा। अब ये सब के बारे में हम आपको आगे कभी बता देंगे। पीडीएफ वगैरह के लिए जैसे हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि इन सब चीज़ों का जो पीडीएफ वगैरह है वो जब ऐप जल्दी लॉन्च होने वाला है 15 अगस्त के लगभग में, तो उसमें हम आपको बता देंगे। तो वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इसके टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट वगैरह की व्यवस्था हो जाएगी। अभी इतना समझिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।